हेलो फ्यूचर नर्सेस, मैं धनंजय सिंह और हम पढ़ रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसमें हमने 2 यूनिट ख़त्म हो चुका है हम लोग का। और हम इस बार आज हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे जो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो इसको हम पार्ट में करके पढ़ेंगे पूरे डिटेल में। जो भी सिलेबस है हमारा उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, सिलेबस से कोई भी बाहर वाली चीज़ें नहीं रहेंगी। और जो भी क्वेश्चन आएंगे हम साथ साथ में ही डिस्कस करते चलेंगे। जो भी आपके एग्जाम में 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर में जो भी क्वेश्चन इससे आते हैं साथ में हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो शुरू करते हैं। होता क्या है ये? तो जब एक सिंपल सी हम लोग चीज़ों को समझते हैं। जब कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात हम लोग करते हैं तो एक टर्म आता है, चीज़ें आती हैं कि सभी को संक्रमण की श्रेणी में रखें, सभी को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की श्रेणी में रखें। तो क्या होता है इसमें कि हम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते हैं कि बीमारियां कैसे आई, कैसे फैला, उसका रोकथाम क्या है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को समझने के लिए हमने एक नई शाखा कह सकते, नई ब्रांच का चीज़ों को लाए अध्ययन करने के लिए, जिसे एपिडेमियोलॉजी हम कहें। इसका अर्थ क्या होता है? इपी मतलब ऊपर या बीच में, डेमोस मतलब पीपुल, लॉजिस मतलब साइंस एंड लोगस मतलब साइंस एंड स्टडी। तो कहने का अर्थ सिंपल सा ये है कि ये जो हो सकता है किसी, सिंपल समझना है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए आपका। समुदाय की बात करते हैं, समुदाय की बात करते हैं। अगर हम समुदाय, सोसाइटी की बात कर रहे हैं या कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, ठीक, यानी कि बीच में ऊपर एक कम्युनिटी के बारे में हो गया या फिर इंडिविजुअल। पहली बात तो ये कभी भी इंडिविजुअल की बात नहीं करता है, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करता है, पूरी जनसंख्या की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पूरी जनसंख्या को लेके हम बात करते हैं। जो भी बीमारियों के बारे में जानकारी हमें मिलती है तो एक पर्टिकुलर नहीं, पूरी उस जो पेंडेमिक और एंडेमिक चीज़ों को हम देखते हैं उसके बेसिस पे हम इसका अध्ययन करते हैं। चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए, यानी कि उसमें रहने वाले लोग और क्या है उसकी अध्ययन कि कैसे फैल रहा है, कहाँ से फैल रहा है, उसी के बारे में है। तो जब इसका वर्ल्ड स्टार्टेड द फेस ऑफ द मासिव बर्डन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, उसी की बात कर रहा है। जब बहुत ज़्यादा कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बोझ आने लगा कि हम समझ नहीं पा रहे थे श्रेणी हम क्या बनाएं, किसमें हम रखें कम्युनिकेबल को, किसमें नॉन कम्युनिकेबल को रखें, कौन सा पेंडेमिक है, कौन सा एंडेमिक है। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हमने टर्म लाया और एक ब्रांच का निर्माण किया जिसको अध्ययन करने के लिए, उसी के बारे में बात कर रहा है। हमने इसका एक नया ब्रांच लाया, वही है एक पॉपुलेशन की बात करते हैं, सॉरी, हैज बीन अप्लाइड टू द स्टडी ऑफ पेंडेमिक एंड एंडेमिक इन्फेक्शियस डिजीज। हमने शुरू में बताया है, यानी कि किस पे? अब ये सारी चीजें एंडेमिक है या फिर पेंडेमिक, सिंपल सी बात हम समझेंगे। अगर एंडेमिक की बात कर रहा है यानी कि पर्टिकुलर एरिया एक पर्टिकुलर एरिया या फिर जियोग्राफिकल एरिया की बात कर रहा है, मतलब एक सीमित है क्षेत्र उसका। जब पेंडेमिक की बात करते हैं तो ये पूरे विश्व स्तर पे ले सकते हैं या फिर किन्हीं देशों में कह सकते हैं या फिर 1 से 2 3 देशों की बात करते हैं, ठीक। तो क्लियर है। जैसे एग्जांपल हम इसमें कोविड-19 का ले सकते हैं, ठीक। इसमें हम क्या ले सकते हैं? स्वाइन फ्लू का ले सकते हैं, मलेरिया का ले सकते हैं, इसमें हम क्या ले सकते हैं? मलेरिया का, इसमें स्वाइन फ्लू का हम ले सकते हैं एग्जांपल। तो क्लियर है। किसी अगर जो आए तो हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे ना, तो इंट्रोडक्शन हमें क्या क्या मेंशन करना है, ध्यान देना। हम बात करेंगे कि क्या अगर 15 नंबर में ये क्वेश्चन आता है तो हम पहले क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, हम उसी पे डायरेक्ट हम टारगेट करेंगे। पहले तो हम लिखेंगे कि होता क्या है, ठीक, इसको डिवाइड करेंगे। फिर कम्युनिकेबल डिजीज मतलब कि हम नहीं समझ पा रहे थे इसलिए एक नया ब्रांच का निर्माण किए हम, ठीक। उसके बाद से ये अप्लाई किस में होता है, क्या क्या है। तो पहला लिखना क्या? एपिडेमिक। दूसरा क्या लिखना? पेंडेमिक। तीसरा क्या लिखना? इन्फेक्शियस डिजीज। इसमें क्या आ जाते हैं? इसमें जो भी इन्फेक्शन से, वायरस बैक्टीरिया से जो भी इन्फेक्शन से डिजीज फैलते हैं वो आ जाते हैं। तो ध्यान रहेगा, जियोग्राफिकल एरिया या पर्टिकुलर एरिया की बात करेंगे, एक क्षेत्र में बात करेंगे हम, ठीक। तो उसको
एपिडेमिक में रखेंगे, पेंडेमिक में जब 1 से 2 देश या फिर विश्व स्तर पे बात करें, इसका हिंदी अगर सिंपल है, महामारी ही तो है, ये महामारी की बात कर रहे हैं, यानी कि वैश्विक के तौर पे विश्व में आए। कोविड आया था तो पूरे मतलब कई देश इसके चपेट में आए थे, इसीलिए पेंडेमिक और एंडेमिक क्लियर रहेगा इस स्लाइड में, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके हम चलेंगे। तो इंट्रोडक्शन में जब भी आए, इंट्रोडक्शन में इतना चीजें हम मेंशन कर लेंगे। आगे बढ़ें। अब इसको क्या हुआ, इसको और हम स्पेसिफिक करिए और हम इसको कैटेगराइज किया, क्लासिफाई कर दिया कि हम पर्टिकुलर उस क्षेत्र में देखेंगे कि कैसे महामारियां फैलती थी, क्या उसकी एपिडेमियोलॉजी थी। तो उसके लिए था इन्फेक्शियस डिजीज आल्सो टुडे इज द कंसर्न विद द नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, यानी कि जो इन्फेक्शियस डिजीज थे, जो नहीं भी थे, तो उसको भी तो हम लेंगे ना, उसको हम कैसे रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे और क्या क्या उसकी ब्रांचेज होंगी, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ब्रांचेज में हमने इन्फेक्शियस डिजीज आ गया, इसमें क्रोनिक डिजीज आ गया आपका, सीरोलॉजिकल, ठीक, कैंसर, ठीक, मलेरियल एपिडेमियोलॉजी, न्यूरो एपिडेमियोलॉजी, जेनेटिक एपिडेमियोलॉजी और आपका क्या गया, ऑक्यूपेशनल एपिडेमियोलॉजी और साइकोलॉजिकल एपिडेमियोलॉजी। तो क्लियर है, हमने एक पर्टिकुलर स्टार्ट किया। अब उसमें हमने ब्रांच जो नॉन इन्फेक्शन डिजीज है, हमने कम्युनिकेबल डिजीज को तो देख लिया भाई, पेंडेमिक में, एंडेमिक में इन्फेक्शियस डिजीज जो आ रहे हैं। अब जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है उसमें आ गए ना आपका क्रोनिक वाला तो है, सेरोलॉजिकल, कैंसर, न्यूरो एंड जेनेटिक, ये सारे जो इसके बाद बचते हैं ये हमने अलग से ब्रांच बनाया। तो हमें ब्रांच याद रहेंगे, हम लिख लेंगे ब्रांच के कौन कौन से ब्रांच इसमें आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। अब इसको 4 में डिवाइड किया गया था, ठीक, अलग अलग, जिसमें आता था सिनेट्री स्टैटिक एपिडेमियोलॉजी, यानी कि सिनेट्री स्टैटिक एपिडेमियोलॉजी में ये एक्चुअल में होता क्या है कि हम वो देखते हैं कि क्या कारण थे, कैसे ये फैलता है। जैसे आपको मेजमा अभी आएगा, थ्योरी आएगी कि हमने एक अध्ययन किया, हमने एक थ्योरी निकाली कि फैलने का कारण क्या था। कोई चीजें थी, सड़े गले चीजों से फैलता था, या हवा दूषित होती थी, पॉल्यूटेड एयर रहते थे, या फिर पॉल्यूटेड वाटर की बात करें उससे फैलता था। तो उन्हीं सब चीजों के बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। ठीक, इन्फेक्शन डिजीज, आप इन्फेक्शन डिजीज का हमने देख लिया है, कौन कौन से इन्फेक्शन डिजीज वायरस से हो रहे हैं, बैक्टीरिया से हो रहे हैं, तो वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्रोनिक डिजीज यानी कि लंबे टाइम से जो चलते आ रहे हैं उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। इको एपिडेमियोलॉजी, तो ये हमारे 4 में डिवाइड किए गए हैं, याद रख लेना, आएगा तुरंत लिख देना है। आगे बढ़े, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। होता क्या है ये इंक्लूड, इसके बारे में हमने फंडामेंटल में भी हमने पढ़ा हुआ है कि ये होता क्या है, एक बार हम रिवाइज करेंगे। इसके कहने का मतलब यही था, बिलीव द डिजीज वेयर काज द पॉइजनस एंड एलिमेंट आर रिलीज फ्रॉम द डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। ठीक, यानी कि इसमें ये होता है कि जो भी पदार्थ सड़े गले होते हैं, जो डिकम्पोज होते हैं, ठीक, उससे एयर आपका पॉल्यूटेड होता है, वाटर पॉल्यूटेड होता है, तो उससे बीमारियां निकलती हैं। ये एक थ्योरी थी, माना जाता था ये थ्योरी थी, एक्चुअल में होता भी है, यही होता है। तो उसी के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक, अब इसमें क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन रिसोर्सेज ऑफ द प्रिवेंट एंड ऑकरेंस ऑफ द डिजीज। तो पूरे कहने का मतलब यही है, जब ये आया था चीजें तो हम लोग उसी के बेसिस पे हम बात करते थे, पॉल्यूटेड एयर एंड वाटर। ध्यान रखना, इसमें सिंपल सी बात है, इसके कहने का मतलब था दूषित हवा, दूषित पानी से बीमारियां फैलती हैं। सिंपल से एकदम इस पूरे स्लाइड में यही कहने का अर्थ है, ज्यादा हम उस पर नहीं जाएंगे, बाकी कुछ ऐसी चीजें हैं नहीं इसमें। दूसरा आता है कंटीन्यूअस थ्योरी एंड द इन्फेक्शियस, इसके कहने का मतलब ये है प्लेटफॉर्म ऑफ द काजेज ऑफ द रिलेशनशिप। ये क्या करता है, बताता है जैसे क्या है कि कारण हमारा क्या है, कारण देखेंगे हम, कारण में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से कारण हो सकते हैं। कारक जो हम डिटरमिनेंट्स पढ़ते हैं ना, उसमें बायोलॉजिकल, ध्यान देना, बायोलॉजिकल। अब बायोलॉजिकल में क्या क्या आ सकते हैं आपका, वायरस की बात करें हम, वायरस हो सकते हैं,
बैक्टीरिया हो सकता है, जेनेटिक कोई चीजें हो सकती हैं। यानी कि एक रोगी है, अगर हम बात करें पेशेंट में, अगर पेशेंट में और पेशेंट से जो एजेंट इसमें होते हैं, अब जो डिजीज काज हो रहा है, अब इसमें एक रिलेशन हम देखते हैं, ठीक, रिलेशन देखते हैं कि क्या क्या कारण थे बीमारी को फैलने में, ठीक। तो वही जो डिटरमिनेंट्स हम देखते हैं, बायोलॉजिकल हो गया आपका, इकोनॉमिकल हो गया, सोशल हो गया, या इन्वायरमेंटल फैक्टर देखते हैं। तो उन्हीं सब चीजों के बारे में बात कर रहा है। काजल रिलेशनशिप, यानी कि वो कारण का एक, दोनों में एक रिलेशन बनाता है, ठीक। बीमारी होने पे, बीमारी और उसके पहले जो एजेंट होते थे, पेशेंट में जो साइन सिम्टम देखते थे, एक रिलेशन हम निकालते थे, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। आपका इसमें पुटिंग ऑल द एफर्ट ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द सिंगल काज ऑफ द प्रिवेंटिंग मेनी ऑफ द डिजीज बाय द ब्रेकिंग चेन ऑफ द इन्फेक्शन। यानी कि जब हमें कारण पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हो कहां से रहा है, तो हम जो बीमारी का, जो इन्फेक्शन का जो चेन है, हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हाँ, अगर वाटर से फैल रहा है तो वाटर पे हम काम करेंगे, एयर पॉल्यूटेड एयर से फैल रहा है तो हम उस पर काम करेंगे। तो वही चीजें कह रहा है कि हम जो इन्फेक्शन चेन है उसको हम ब्रेक कर सकें, अगर हम दोनों के बीच में रिलेशन को समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है इस पे। दूसरा क्रॉनिक डिजीज ऑफ, इसमें क्या कर रहा है, आफ्टर रिकॉग्निशन ऑफ द काजेटिव एजेंट, जो काजेटिव एजेंट मेजर इन्फेक्शन ऑफ डिजीज द प्रिवेंटिव मेजर एंड क्योरिंग द थेरेपी और द इंट्रोड्यूस। इसमें क्या है, ये कहना चाह रहा है कि अगर जो क्रॉनिक डिजीज है आ रहा है, अब हम इस पे काम कैसे करेंगे, हम कैसे इसको रोकेंगे, क्या हमारा स्ट्रेटजी रहेगा, प्लान हम क्या करेंगे, कौन सी थेरेपी चलाएंगे, दवा हम कौन सी चलाएंगे, कब दवा देंगे, कितने उम्र के बच्चों को देंगे, क्योंकि ये लंबे टाइम से चलता हुआ आ रहा है, उस पर हमको काम करना है। तो एंटीबायोटिक एंड द कीमोथेरेपी और द प्रोवाइडेड फॉर द सॉलिड बेस ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ डिजीज। यानी कि जो भी उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने जो एक प्रिवेंटिव मेजर अपनाया था, तो उस पर हम क्या क्या काम कर सकते हैं, दवा दे सकते हैं कि थेरेपी दे सकते हैं, वैक्सीन दे सकते हैं, एंटीबायोटिक पे काम कर सकते हैं। तो उन्हीं सब सारी चीजों के बारे में बात कर रहा है। दूसरा आता है इको एपिडेमियोलॉजी। इसमें क्या है, अब हम चीजों को एडवांस थोड़ा हम के तरफ जा रहे हैं। जैसे दे रहा है एविडेंट फ्रॉम द चेंजिंग ऑफ ग्लोबल हेल्थ पैटर्न एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस द पैटर्न ऑफ द हेल्थ रूट ऑफ ट्रांसमिशन डिजीज अकरेंस अराउंड द वर्ल्ड एंड शोइंग द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ इन्वायरमेंट। यानी कि इसमें यह कहने का कि फैलने का कारण क्या है, रोकने, हम कैसे उसको रोक सकते हैं, ट्रांसमिशन, रूट क्या है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन की बात कर रहा है। यानी कि रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, डिजीज अकरेंस अराउंड द वर्ल्ड क्या है, शोइंग द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रिलेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। यानी कि जो भी वैश्विक बीमारियां फैल रही है, जो भी पैंडेमिक एंडेमिक आ रहा है, उसका रूट ऑफ काज क्या है, क्या कारण है उसके फैलने का, कैसे हम उसको रोक सकते हैं, एक विश्व के स्तर पे, वर्ल्ड लेवल पे ये कैसे फैल रहा है, क्या किन किन बिंदुओं पे, किन किन पॉइंट पे हम ध्यान दे सकते हैं, और कहां कहां रोकथाम, कहां कहां हम प्रिवेंशन कर सकते हैं जिससे और ज्यादा न फैले। तो उसी के बेसिस पे हम इस पे काम करते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांस ऑफ करंटली पैटर्न ऑफ हेल्थ, यानी कि अभी करंट में हेल्थ का स्टेटस क्या है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है फैलने का, तो इस पे यही होता है आपका इको एपिडेमियोलॉजी। अब इसमें एक्चुअल में हमने पूरा देख लिया कि होता क्या है, ठीक, इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, क्या क्या उसमें आते हैं, थ्योरी देख लिया कि हम एस्मा थ्योरी क्या करता था, प्रदूषित हवा और पानी से, पॉल्यूटेड वाटर से फैलता था। अब हम इसमें बात करेंगे इसके डिफिनेशन में। डिफिनेशन में सिंपल सा है, हमने 4 चीजें नोट किया था। पहला आपका है डिस्ट्रीब्यूशन, याद रखना, पहला क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेंट, ठीक, इसको यहीं पे रोकेंगे। उसके बाद से हमने क्या पढ़ा था, पेंडेमिक की बात की थी, पेंडेमिक की बात की थी और एपिडेमिक की बात की थी, ठीक। तो पहला इसको ले लो, दूसरा ये ले लो और तीसरा इसको ले लो और चौथा ये। डेफिनेशन एकदम क्लियर करना है।
अब डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन में आपका आ सकता है कि किस एज के लोगों में, एज भी मायने रखता है, किस एज के लोगों में फैल रहा है, सेक्स उनका क्या है, ठीक, कहां फैल रहा है, एरिया हो गया आपका, एरिया हो गया, किस एरिया में सबसे ज्यादा फैल रहा है, एरिया की बात करें, ठीक, जियोग्राफिकल एरिया का, सोशल इकोनॉमिकल, सोशल हम देख सकते हैं, कम्युनिटी हम देखेंगे किस कम्युनिटी में ज्यादा फैल रहा है, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हम एज देखेंगे कि उस कम्युनिटी में किस एज के लोगों में सबसे ये बीमारियां सबसे ज्यादा फैल रही हैं, हमने ये आंकड़ा निकाला पहला। दूसरा, मेल में ज्यादा दिखा जा रहा है कि फीमेल में देखा जा रहा है, तो ये चीजें हो गई। तीसरा, किस एरिया में, अर्बन में देखा जा रहा है कि रूरल में देखा जा रहा है, ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट हम एकदम क्लियर करते चलेंगे, ठीक। सोसाइटी, यानी कि हमारा वो सोसाइटी है कैसा, ठीक, इंडिविजुअल है या फिर ग्रुप का है, कैसा सोसाइटी है, हेल्दी सोसाइटी है, तो उस पर हम बात करेंगे। कम्युनिटी हमारा हो गया, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कैसे फैला हुआ, कैसे किन किन क्षेत्रों में हमें ये देखने को मिल रहा है, उस पर बात हो गया। डिटरमिनेंट, कारण क्या है, यही तो कारक की बात करते हैं, इसको कारक की बात करते हैं, क्या क्या कारक हो सकते हैं इसको फैलने के लिए, उसके बारे में हम नॉलेज रखते हैं। बायोलॉजिकल हो सकता है, इन्वायरमेंटल हो सकता है, सोशल हो सकता है, लाइफ स्टाइल की वजह से हो सकता है, लाइफ स्टाइल की वजह से हो सकता है। तो डिटरमिनेंट्स का हमने कि क्या क्या हमारे उसमें निर्धारक कारक होते हैं। उसके बाद डिजीज एंड हेल्थ रिलेटेड द इवेंट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन विद द व्यू इंश्योर द हेल्थ सर्विसेज प्लान rationally disease are the surveillance affected and the preventive and control measure undertaken। ये WHO के द्वारा डिफिनेशन है, एज इट इज, कुछ भी इसमें नया नहीं है, सारी चीज हमने देख ली। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, डिटरमिनेंट की बात करेंगे, पेंडेमिक की बात करेंगे कितने वैश्विक स्तर पर फैला हुआ है, एपिडेमिक की बात करेंगे किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ है। अब इसको हम कैसे पॉपुलेशन की बात कर लिए कि कितनी पॉपुलेशन थी, ठीक, सिंपल सा। उसके बाद से हम इसे रोकेंगे कैसे, अभी हमारा क्या स्ट्रेटजी क्या रहेगा रोकने का, इसका क्या क्या प्लानिंग हम करेंगे, प्रिवेंटिव मेजर्स हमारे क्या रहेंगे, तो पूरा डिफिनेशन क्लियर है, कहीं कोई चीजें छूटनी नहीं चाहिए। ये आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिफिनेशन है, एज इट इज लिख देना जैसे भी आए इसको करके। एक और छोटा सा डिफिनेशन है, ठीक, मैक मोहन 1960। ये कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो हर समय आपको मिलेंगे, आपको ये सोशियोलॉजी में भी मिले होंगे, ठीक। तो इसमें भी वही बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन और डिटरमिनेंट्स का ऑफ द डिजीज ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें एक चीज ऐड हो रहा है, ध्यान देना, एक चीज फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। फ्रीक्वेंसी अभी आगे हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, नो डाउट। इसमें क्या है, आपका रेट की हम बात करते हैं, ध्यान देना, रेट की बात करते हैं, रेशियो की बात करते हैं बाबू, रेशियो की बात करते हैं हम इसमें कि कितने रेट से फैल रहा है, क्या रेशियो है। प्रिविलेंस की बात करते हैं, प्रिविलेंस की बात करते हैं कि 120 में से कितने % लोगों को वो डिजीज फैल रही है। तो इसमें तीन चीजें हैं, पहला डिस्ट्रीब्यूशन लिखना, दूसरा क्या लिखना, डिटरमिनेंट्स लिखना, तीसरा क्या लिखना, डिजीज ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखना, भूलेगा नहीं है। एकदम डिफिनेशन आपका एकदम ये क्लियर है, भूलना नहीं चाहिए, जैसे आए इसको लिख देना एग्जाम में, ठीक। तीन चीजें हैं इसमें। अब आगे आते हैं, ठीक, वही है डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज। कहां कहां ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं आप डिजीज के। पैटर्न में भी एनुअल, ठीक, सीजनल, वीकली, डेली, हावरली, वीक, डे ऑफ वेरियस अनदर द ब्रेकडाउन ऑफ द टाइम मेनी इन्फ्लुएंस ऑफ द डिजीज ऑफ इंजरी, ठीक। उसके बाद से प्लेस इंक्लूडिंग वेरिएशन ऑफ जियोग्राफिकल रीजन, अर्बन हो गया आपका, रूरल हो गया आपका, लोकेशन ऑफ द साइट, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि कहां कहां की बातें कर रहा है। एनुअल हो सकता है, मौसम के आधार पर सीजनली हो सकता है कि हाँ सीजनली बीमारियां होती हैं, सीजनली की बात कर रहा है। वीकली, साप्ताहिक, यानी कि ये टाइम की बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है ये, ठीक। डेली हो सकता है, आवरली, यानी कि ये सारी चीजें टाइम की बात हम कर रहे हैं, ठीक। डे वेरियस, वीकेंड एंड द ब्रेकडाउन ऑफ द टाइम डेट में इन्फ्लुएंस ऑफ द डिजीज और इंजरी, ठीक।
पहला ये हो गया टाइम के आधार पे, ध्यान देना, पहला हमने डिस्ट्रीब्यूशन किस पे किया, टाइम के आधार पे। दूसरा हम किस पे करेंगे, दूसरा हम किस पे करेंगे, याद रखो, दूसरा पहला ये हो गया, दूसरा हम करेंगे किस पे, प्लेस के आधार पे। ये क्या हो गया आपका जियोग्राफिकल एरिया, किसी पर्टिकुलर रीजन में, अर्बन में हो सकता है, रूरल के डिफरेंस एरिया में हो सकता है, लोकेशन ऑफ द वर्किंग साइट पे हो सकता है। यानी कि दूसरा हमने किस पे इसका विभाजन किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया, पहला हमने टाइम पे कर दिया, दूसरा प्लेस के आधार पे कर दिया। ठीक, अब पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक है तो इंक्लूडिंग द डेमोग्राफी फैक्टर। डेमोग्राफी हमने देखा ही था, हमने बताया था, जिसमें आपका एज आ सकता है, सेक्स आ सकता है, ऑक्यूपेशनल आ सकता है। ठीक, ऑक्यूपेशनल जहां वर्क करते हैं उस पर हम देखते हैं, जिसमें रिस्क ऑफ इलनेस, इंजरी, डिसेबिलिटी सच एज द एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, बिहेवियर एंड इन्वायरमेंटल एक्सपोजर। तो आया तीसरा हमारा क्या है, पर्सनल कैरेक्टर में, उसमें हम क्या ध्यान देंगे, डेमोग्राफिकल फैक्टर। ध्यान देना, किसका हम देंगे, डेमोग्राफिकल फैक्टर, भूलना नहीं है चीजों को, एज इट इज लिखना एग्जाम में हमें। तो डेमोग्राफिकल फैक्टर में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, इलनेस, इंजरी, डिसेबिलिटी, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, बिहेवियर एंड इन्वायरमेंटल एक्सपोजर। तो ये हमारे हो गए डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे हम इसको बांटेंगे। अब आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज। ठीक, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज बहुत ध्यान से समझना होता क्या है। इसमें हम 3-4 चीजें बात करेंगे, रेट, रेशियो, रेशियो की बात की है, रेट हो गया, रेशियो, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे इसमें हम। ठीक, तो इन्हीं 3-4 चीजों पे हम चलते हैं। यानी कि फ्रीक्वेंसी मतलब कितने दर से, दर क्या है फैलने का, जो हम लोग कहते हैं ना कि इतने रेट से वो बीमारियां फैल रही, इतने रेट से आ रहा है, जो हम लोग रेट निकालते हैं कि हाँ क्या होता है कि इसकी इतने लोगों में से हमें 10 लोग बीमार पड़े, 100 लोग कहीं हैं उसमें से 10 लोग हमें बीमार पड़े मिले, तो एक रेट ये हम लोग निकालते हैं। दूसरा आता है रेशियो, यानी कि 100 आपका 10 है, उसमें से कितने परसेंट, कितने रेशियो की बात करते हैं, यानी कि मान के चले कि 5 में और 4 का रेशियो, या फिर 5 का रेशियो, 1/1। तो यानी कि हम रेशियो की बात करते हैं कि किस रेशियो से ये बीमारी फैल रही है, या फिर क्या उसका फैलने का क्या रेशियो है, उस पर हम देखते हैं। तो रेट हमारा दर जिसकी हम बात करते हैं, इस दर से लोगों का निकालते हैं, आकलन संख्या जो निकालते हैं उसकी बात करें, रेशियो हम समझ गए। मैग्नीट्यूड क्या हो गया, यानी कि एक बीमारी फैलने का एक एक्सट्रीम सीमा होती है, कि एक होता है स्टार्टिंग कि यहां से फैला, फर्स्ट हमें केस मिला जिसको हमने देखा कि यहाँ ये कम्युनिटी में पहला केस हमारे सामने आया। ठीक, अब ये एक्सट्रीम तक पहुंच गया, कितना उसका है टोटल हमने देख लिया, यानी कि एक एरिया में एक दिन में कितने लोगों तक बीमारियां, कितने लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, उसकी बात करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी की वही बात हो गई, कितनी तीव्रता से, कितनी तेजी से फैल रहा है। जब कोविड आया था तो पर्टिकुलर 1, 2, 3, 4 केसेस मिलते थे 1-2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में। एक समय ऐसा आया कि उसी एक हफ्ते में हजारों, लाख 50 हजार केसेस हमें देखने को मिले। तो वही दर बढ़ गया, क्या था पहले जो आया उसके बाद से दर बढ़ गया। तो उसी की बात करें, क्या फ्रीक्वेंसी है फैलने का, बीमारियों का, जो कम्युनिकेबल डिजीज आ रहा है। तो हम पूरे इसको एपिडेमियोलॉजी को हम महामारी के रूप में ले रहे हैं ना, उसका हिंदी मीनिंग होता है महामारी। तो हम उसी चीज को इसमें देखते हैं, जिसमें आपका बात कर रहा है मैग्नीट्यूड की हमने बात कर ली, हेल्थ रिलेटेड इवेंट ऑफ द डिजीज ऑफ इन पॉपुलेशन। फ्रीक्वेंसी इज द स्टडी ऑफ द रेट, ध्यान रखना, रेट एंड रेशियो। इट इज नॉट मेयर काउंट ऑफ द नंबर ऑफ द हेल्थ इवेंट्स like the number of cases of the hypertension and diabetes pollution, but also other relationships। यानी किसके कहने का मतलब एक है, सिंपल सी भाषा में बता रहे हैं हम, कोई गांव है, एक गांव है, उसमें 100 लोग हैं, ध्यान देना 100 लोग हैं, उसमें से 10 लोग जो हैं वो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं। ठीक, अब अगर हम इसका प्रेवलेंस रेट निकालें, हम इसका प्रेवलेंस निकालें, यानी कि 100 में से कितने 10% लोग इसके
ये हाइपरटेंशन से ग्रसित है। प्रेवलेंस रेट अगर हम निकाले इसका, यानी कि 100 में से एक गांव में 100 लोग हैं, उसमें से 10 लोग हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, ठीक। अब उसमें से यानी कि हम निकाले तो 10% लोग टोटल गांव में से हाइपरटेंशन के मरीज हैं। बस इतने कहने का इसका मतलब है, सिंपल है, समझ गए हम। उद्देश्य क्या है, इसको हमें पढ़ने का उद्देश्य क्या है देखेंगे हम। इसका इसमें 3 चीजें हैं, इसमें बहुत ज्यादा नहीं, बाकी आप लोग लिख लेंगे, ध्यान देना। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द साइज, हेल्थ प्रॉब्लम एंड द डिजीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, सॉरी। आइडेंटिफाई द एटियोलॉजी फैक्टर एंड रिस्क फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज एंड इवैल्यूएट ऑफ द इफेक्ट ऑफ द हेल्थ सर्विसेज एंड प्रोग्राम प्रोवाइडेड। यानी कि पहला हम आकलन निकाल सकते हैं कि किन किन क्षेत्रों में, किन किन एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन का हमने पढ़ा है ना, कि फैलने का मतलब कहाँ सबसे ज़्यादा हमें देखी जा रही है महामारी, वैश्विक आपका कम्युनिकेबल डिजीज, उस पर साइज, हेल्थ ऑफ प्रॉब्लम और डिजीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी कि कितने ह्यूमन पॉपुलेशन पे क्या 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 एरिया है, डेमोग्राफिकल क्या है, उस पर हम ये अच्छे से हम आकलन कर सकते हैं। दूसरा है आइडेंटिफाई इटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है, कौन कौन से वैसे कारण हैं जिसपे ये बीमारियां फैल रही। तो जब हम इसका अध्ययन करेंगे इम्यूनोलॉजी का, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर हम कुछ बनाते हैं कि हम निकाले, हम कैटेगराइज करें, स्पेसिफिक करें कि कैसे, तो यानी कि हम देखेंगे कि कहाँ से आया, ठीक। पहला कैसे फैला है, ये कैसे फैला है। दूसरा कारण क्या थे, इसके कारण क्या थे, कितने रेट से, कितने दर से, अगर दर की बात करें कितने रेट से चीजों फैल रहा है, क्या कंट्रोल, इसका प्रिवेंशन क्या है। तो ये हमारा ये बताता है कि कैसे हम चीजों को कैटेगराइज करेंगे, बीमारी को छाटेंगे कैसे, कितने दर से बहुत तेजी से फैला है, फ्रीक्वेंसी रेट क्या है। तो उन्हीं सब चीजों के बारे में बात कर रहा है कि कारण क्या है, बायोलॉजिकल है, इन्वायरमेंटल कारण है, या फिर क्या है। तो उसी पे इफेक्ट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, यानी कि उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्थ सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करनी है। अगर वैश्विक स्तर पे है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बिल्डअप करना, एक छोटे से पर्टिकुलर एरिया में है तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं, तो उसके बारे में ये बात कर रहा है। तीसरा है प्रोवाइड द डाटा, essentially the planning implementation service of the prevention control and treatment of disease। यहीं तक रुकेंगे। यानी कि जब ये दोनों चीजें हमारे पास आ गई कि हमने कारण देख लिया कि कैसे भाई, इटियोलॉजिकल फैक्टर हमने देख लिया, रिस्क फैक्टर क्या है हमारा, रिस्क भी हमने देख लिया, फैक्टर क्या है, कारण है क्या, किन किन क्षेत्रों में, किन किन एरिया में, डेमोग्राफिकल एरिया क्या है, किस एज के लोगों में ज्यादा फैला, ये सारा डाटा हमने कलेक्ट कर लिया, हमने जान लिया। अब हमें आसानी हो जाएगी क्या करने में, ध्यान देना, प्लानिंग करने में। ये जब सारी चीजें निकाल लोगे तो हमें आसान हो जाएगा ना कि हमें प्लानिंग, हम कितने लोगों पे हमें कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कितना हमें बेड चाहिए, कितनी मेडिसिन चाहिए, कितनी हमें वैक्सीन चाहिए, तो वही प्लानिंग हो गया। इम्प्लीमेंटेशन करने में सर्विस एंड प्रिवेंशन ऑफ द कंट्रोल द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, यानी कि जब इतना अच्छे से आप सारी अध्ययन कर ले रहे हैं तो आपको रोकने में आसानी तो हो ही गई कि हमें कितना वैक्सीन चाहिए, कितने लोगों को हम वहां पे ड्यूटी पे लगा सकते हैं, कितने हमारे हेल्थ वर्कर उस पर काम कर सकते हैं, कितने मेडिकल ऑफिसर काम कर सकते हैं। तो वही चीजें कर रहा है। एंड द सेटिंग ऑफ द, यानी कि इसमें ये कह रहा है बिलीव ऑफ द डिजीज, यानी कि किसको प्राथमिकता देंगे। जब ये चीजें हमें पता चल गई कि एक एज पे अलग अलग एज के लोगों वहां पे आ गए, तो हम किसको प्राथमिकता देंगे, कौन ज्यादा बीमारियों से ग्रसित है, पहले वाली बीमारी भी है, अभी जो पैंडेमिक फैला उस बीमारी से चपेट में है, तो हम किसको प्राथमिकता देंगे। तो ये सारा सिस्टम भी किसको हम प्राथमिकता देंगे, सर्विसेज रिलेटेड द बिलीफ ऑफ काज ऑफ द डिजीज। तो ये हमारा उद्देश्य है, ठीक। कैसे हम इसका इम्यूनोलॉजिकल का उद्देश्य है, कैसे हम चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे। तो समझ में आया। अगर आता है तो पहले हमको क्या लिखना है, ध्यान देना, इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में हमने पूरी चीजें देख ली, थ्योरी भी देख लिया, उसके बाद से हमें डिफिनेशन लिखना है, उसके बाद से क्या कौन कौन वो 4 इम्यूनोलॉजिकल थे जिस पे हम लोग काम कर रहे थे, ठीक, तो वो भी हमने देख लिया। अब हमने इसका उद्देश्य भी देख लिया। ये यूजेज ऑफ इम्यूनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आता है तो आपको एज इट इज ये डायग्राम बनाना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, जैसे है वैसे। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक।
हम कैसे इसका प्रयोग करेंगे, ठीक, हम कैसे इसका प्रयोग करें। अब तक हमने देख लिया कि ये क्या है और कैसे काम करता था, अब इसका हम कैसे प्रयोग करेंगे। दो पार्ट में इसको डिवाइड किए हैं। पहला है यूज रिलेटेड हेल्थ स्टेटस एंड हेल्थ सर्विसेज। ध्यान देना, हेल्थ स्टेटस एंड हेल्थ सर्विसेज की बात कर रहे हैं। पहला क्या है, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ हेल्थ स्टेटस, यानी कि बीमारी जब से आया, ठीक, और कब तक फैला, पूरी उसकी हिस्ट्री हम देखेंगे। हाँ, एक केस मिला, जो प्राइमरी केस हम कहते हैं ना, कहीं सीन हुआ, एक केस हमें आया, कोविड का जब आया था तो पहला केस हमने देखा, वहां से स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक पूरी एक हिस्ट्री निकाल के रखते हैं, ताकि भविष्य में इससे रिलेटेड कोई वायरस आता है, कोई वेरिएंट आता है, तो क्या मतलब उसमें हम कोरिलेट कर पाएंगे कि कैसे चीजों को फैलाता। तो पहला यही है, हमने पूरी उस कारण का हिस्ट्री ही निकाल के रख लिया है, शुरुआत पहला केस मिलने से लगाए लास्ट वाले तक। दूसरा डायग्नोसिस हेल्थ स्टेटस, यानी कि अभी का जो हेल्थ स्टेटस है उस पे क्या हमारा पकड़ है, कैसे हम उस पे काम कर रहे हैं। यानी कि अगर मान लेते कोविड की हम एग्जांपल लेते हैं, कोविड आने के बाद हमने देखा कि इन कारणों से हो रहा है, ये ऐसे लोग सबसे ज्यादा चपेट में आ रहे हैं, अगर जिनको रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है वो ज़्यादा चपेट में आ रहे हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है तो ज़्यादा। तो अभी का जो हेल्थ स्टेटस हमारे लोगों का है, जो अभी पॉपुलेशन 2025 में एक पूरी जनसंख्या का हमने हेल्थ स्टेटस चेक किया, उसमें क्या पाया कि भैया इतने लोगों का इम्यूनिटी कमजोर है, ठीक, इतने लोगों का इतने लोग ऐसे रिस्पायरेटरी से ग्रसित है, इतने लोग डायबिटीज है। तो हमने पूरा 25 के अकॉर्डिंग पूरा एक डाटा निकाल के रख लिया। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट टाइम में हमने डायग्नोसिस किया, ये हमारा हेल्थ स्टेटस है एक पॉपुलेशन का, ठीक। स्टडी वर्किंग हेल्थ सर्विसेज, यानी कि जो हम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी वर्किंग, यानी कि कोविड आया, उसकी वैक्सीन हमने लगवाया, तो वो हो गया सर्विसेज प्रोवाइड करना। यानी कि एक पैंडेमिक और एंडेमिक जो भी आते हैं, स्वाइन फ्लू आया, मलेरिया आया, तो उस पर क्या हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कहाँ कैंप लगवा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, तो वही सारी चीजें आप उससे अकॉर्डिंग आप हेल्थ सर्विस क्या दे रहे हैं, ठीक। तो तीन चीजें हैं, पहले हमने हिस्ट्री देखा हेल्थ स्टेटस का, डायग्नोसिस द हेल्थ स्टेटस, ठीक। तीसरा स्टडी ऑफ वर्किंग हेल्थ सर्विसेज, यानी कि उस पैंडेमिक एंडेमिक जो भी आपका आया हुआ है, जो भी कम्युनिकेबल डिजीज आया है, उस पे हम क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, क्या हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। ये हमारा क्लियर हो गया, भूलेगा नहीं बाबू, एकदम नहीं भूलना चाहिए, एग्जाम में एज इट इज ये ग्राफ बनना चाहिए, ठीक। यूज रिलेटेड द डिजीज ऑफ इटोलॉजी, हमने देख लिया कि हिस्ट्री हमने देख ली, उसकी डायग्नोसिस हमने देख लिया, क्या क्या सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो देख लिया, ठीक। एस्टिमेटेड इंडिविजुअल द रिस्क ऑफ चांसेस, अब देखेंगे क्या किन में रिस्क है, क्या चांसेस हैं, किन किन लोगों में, इंडिविजुअल भी देखेंगे और पर्टिकुलर उस पूरे एरिया पे भी देखेंगे कि क्या हाई रिस्क है किन लोगों में। अब जो डायबिटीज, जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं या फिर रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम वाले पेशेंट हैं, अब उनको क्या चांसेस है, हाई रिस्क क्या है, स्मोकिंग, यानी कि रिस्पायरेटरी जो प्रॉब्लम है उस पे स्मोकिंग हुआ, जो भी आपका ऑक्यूपेशनल वर्किंग जो कर रहे हैं तो वहां से उनको बचाएंगे, तो हमारा रिस्क फैक्टर उसी पे काम करेगा। आइडेंटिफाई द सिंड्रोम, जब भी सिंड्रोम की बात आ रहा है, यानी कि वो एक डिजीज की बात नहीं कर रहा है, वो कोरोना में केवल कोविड की बात नहीं कर रहा है, उससे पहले मान लो रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम ऑलरेडी आपको पहले से है, ठीक। तो 4-5 बीमारियों का एक समूह जो होता है, 4-5 बीमारियों का एक ग्रुप जो होता है, उसको हम लेते हैं, उसको हम अध्ययन करते हैं। जो आया पेंडेमिक आया वो तो आया ही, जो भी आया, ठीक, लेकिन उससे पहले भी तो और सारी बीमारियां थी, सिंड्रोम थे और भी सारे थे। तो सिंड्रोम एक हो गया ग्रुप ऑफ समूह, यानी कि और सारी बीमारियों को लेके भी उसमें जो भी हमारे आ रहे हैं, तो उसी के इटोलॉजिकल, उसके क्या इटोलॉजिकल फैक्टर हैं। तो दो चीजें क्लियर हो गई, एकदम क्लियर रखना, एग्जाम में आए जिसको डायग्राम बनाना है। कंप्लीट द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ द क्रोनिक डिजीज, हमने यहां पे देखा स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ हेल्थ स्टेटस, यानी कि जो कंप्लीट जो हमारे एक्यूट क्रोनिक वाले हैं, यानी कि लंबे टाइम से चल रहे हैं, यानी कि पहला केस हमें मिला और लास्ट 2 साल 4 साल 5 साल लंबे टाइम तक अगर चलता गया तो पूरी उसकी हमको स्टडी करनी है। एक केस मिलने के बाद से लगाए लास्ट तक आपका 2000, 2 लाख, 10 लाख तक केस मिल रहा है, पूरी उसकी हमको स्टडी करना है, उसी के बारे में बात कर रहा है, ठीक।
सर्च द काज ऑफ द हेल्थ एंड डिजीज, यानी कि वही कह रहा है कारण हमें जानना है ना, कारण हमें जानना है, हेल्थ एंड डिजीज यानी डिजीज होने का हमें कारण पता करना है। तो ये हमारे एकदम ये डायग्राम बाबू ऐसे बना देना, जैसे भी एग्जाम में आए, जब भी यूज ऑफ एपनोलॉजी, और ये पूछता है यूज ऑफ एपनोलॉजी पूछता है, 2 नंबर में पूछ देता है। अगर लॉन्ग में पूछ रहा है तो अगर तुम 15 नंबर में लिखते हुए पूरा एपनोलॉजिकल होता क्या है, डिफिनेशन क्या, इंट्रोडक्शन क्या, उद्देश्य उसका क्या है, पर्पज क्या है इसको लाने का, क्या क्या ब्रांचेज हैं, तो उसमें ये डायग्राम भूलना नहीं, बना देना, ये बना देना, एकदम बता रहे हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चीजें इसमें क्लियर है। इज रिलेटेड द हेल्थ स्टेटस एंड हेल्थ सर्विसेज, इज रिलेटेड डिजीज एंड इटोलॉजी, जिसमें हमने पहले स्टडी कर लिया, हिस्ट्री ही देख ली पूरी बीमारी का क्या हिस्ट्री था, फिर उसका डायग्नोसिस ऑफ हेल्थ स्टेटस ही हमने चेक कर लिया। दूसरा स्टडी ऑफ वर्किंग ऑफ हेल्थ सर्विसेज, देखिए क्या क्या हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं। तो यही था हमारा पहला। तो इसमें हम सारी चीजें लिख देंगे, कोई भी चीज इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, इतने अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन हुई है। कॉन्सेप्ट हमने जब इंट्रोडक्शन, पहला पेज पे इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ये तीनों चीजें हमें मेंशन होनी चाहिए। इसमें क्या है, पेंडेमिक और एंडेमिक आपको दिखाना ही दिखाना पहले पेज पे। दूसरे पे अगर हम आएंगे तो क्या क्या ब्रांचेज हैं, ब्रांचेज हम एक बार जरूर देखेंगे, समराइज कर लेते हैं एक बार जल्दी से, ब्रांचेज पूरा हम देखेंगे। 4 पार्ट में इसको हमने डिवाइड कर दिया, सैनिटरी स्टैटिक की बात कर लिया, इन्फेक्शन डिजीज की बात कर लिया, क्रॉनिक डिजीज की बात कर लिया, और इको एपनोलॉजी की बात कर लिया। ये हमको ऐसे लिख देना है। उसके बाद से आते हैं इसी को डिटेल में, जिसमें हम पहले एकदम ध्यान देंगे किस पे, मेस्मा, जो क्या करता है, 2 चीजें बस, पॉल्यूटेड वाटर एंड पॉल्यूटेड एयर, यानी कि वो जो भी सड़ा गला हुआ हम लोग फेंकते थे उससे बीमारियां फैलती थी, ऐसा कथन था, ऐसा अध्ययन था। ठीक, तो उसका मेस्मा हम नहीं छोड़ेंगे, इसको लिख देंगे। उसके बाद से आपका इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, बीमारी, एक पेशेंट है और जो बीमारी आ रहा है उसके बीच में उस कारण का रिलेशन हम जानने की बात करेंगे, बस उसी के बारे में बात कर रहा है इसमें। तो सारी चीजें क्लियर हैं, कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। एज इट इज इसको लिख देना, ये 15 नंबर में और 2 नंबर में आपके आते हैं। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एजेंट होस्ट, जो एपनोलॉजिकल ट्रायड होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।